कभी सोचा है, हजारों साल पहले जब कोई घड़ी या सैटेलाइट नहीं थी, तब लोग समय और मौसम का हिसाब कैसे रखते होंगे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे प्राचीन भारत के ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में। हम ये जानेंगे कि कैसे उस दौर के खगोलविदों ने सिर्फ सूरज को देखकर ब्रह्मांड के बड़े बड़े राज खोल दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। अच्छा, इस पूरे सफर में हमारा गाइड है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू का स्टडी मटेरियल। तो ये पक्का है कि हम जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह से जांची परखी और ठोस जानकारी पर आधारित होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुराने खगोलविद आसमान की इस विशाल घड़ी को पढ़ते कैसे थे, और क्या सूरज की चाल उनके लिए सिर्फ एक खगोलीय घटना थी या इसका हमारी धरती पर जीवन से कोई गहरा लेना देना भी था। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हम इस चर्चा को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ग्रहों की चाल का मतलब क्या है। फिर जानेंगे कि पुराने ग्रंथों में सूरज को किस तरह देखा गया है। इसके बाद सूरज के पूरे साल के सफर को ट्रैक करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इन सब चीजों से भविष्य के बारे में अंदाजे कैसे लगाए जाते थे। तो चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर ये पूरा विज्ञान खड़ा है। सूरज के सफर को जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्राचीन ज्योतिषी आसमान में ग्रहों की चाल को देखते कैसे थे। तो इसकी पूरी कहानी शुरू होती है एक शब्द से, ग्रहचार। अब ये है क्या? बहुत आसान है। इसका मतलब है किसी भी ग्रह का आसमान में चलना, उसका सफर, खास तौर पे जब वो किसी राशि या तारों के समूह, जिसे नक्षत्र कहते हैं, से गुजरता है। समझ लीजिए, यही वो पहली ईंट है जिस पर ज्योतिष की पूरी इमारत टिकी हुई है। और जब हम अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सूरज की चाल पर लगाते हैं तो उसे कहते हैं आदित्यचार। आदित्य, जैसा कि हम जानते हैं, सूरज का ही एक नाम है। और आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी आदित्यचार के बारे में है। प्राचीन भारतीय कॉस्मोलॉजी में सूरज की भूमिका बहुत ही केंद्रीय थी। ब्रह्मांड पुराण जैसे ग्रंथ तो यहाँ तक कहते हैं कि चांद, तारे, ग्रह ये सब सूरज से ही पैदा हुए हैं। मतलब वो सूरज को सिर्फ एक तारा नहीं, बल्कि पूरे सौर मंडल का जीवन का स्रोत मानते थे। ठीक है, तो अब जब हम मूल बातें समझ चुके हैं तो चलिए सूरज को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन ग्रंथों ने सूरज को सिर्फ एक आग का गोला नहीं माना, बल्कि उसे एक देवता के रूप में देखा, जिसके अपने गुण थे और अलग अलग रूप भी। एक बहुत ही दिलचस्प सोच ये थी कि सूरज से 7 तरह की खास किरणें निकलती हैं और हर किरण एक अलग ग्रह को ताकत देती है, उसका पोषण करती है। जैसे सुषुम्ना किरण चांद को, तो स्वराट किरण शनि को। कमाल है ना? ये एक तरह का कॉस्मिक एनर्जी ग्रिड था। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता था कि साल के हर महीने सूरज का एक नया रूप होता है जिसे आदित्य कहते हैं, और हर आदित्य की ताकत अलग अलग होती थी, जिसे किरण संख्या से नापते थे। ये संख्या गर्मियों में सबसे ज्यादा और सर्दियों में सबसे कम होती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे असल में मौसम बदलता है। वैदिक ज्योतिष में ना हर ग्रह की एक अपनी पहचान होती है, एक तरह की पर्सनालिटी। तो सूरज की प्रोफाइल कैसी है? ये सिंह राशि का स्वामी है, इसके दोस्त हैं चांद, मंगल और बृहस्पति, और इसके दुश्मन हैं शनि और शुक्र। इसका रत्न है माणिक, शरीर में इसका संबंध हड्डियों से है, और इसकी प्रकृति पित्त यानी अग्नि वाली मानी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सूरज की साल भर की यात्रा की बारीकियों को समझते हैं। इसमें सबसे जरूरी है अयनांत यानी सोल्स्टिसेस। ये साल के वो 2 मोड़ हैं जहां से मौसम पूरी तरह बदल जाता है। देखते हैं कि प्राचीन खगोलवेद इन्हें कैसे समझते थे। यहाँ एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, अयन। अयन का मतलब है सूरज का रास्ता या उसका सफर। ये 6-6 महीने के 2 हिस्सों में बंटा है। एक है उत्तरायण, जब सूरज उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, और दूसरा है दक्षिणायण, जब वो दक्षिण की ओर जाता है। बस इन्हीं 2 से मिलकर पूरा साल बनता है। और ये बात बहुत कमाल की है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ किताबों में लिखा ज्ञान नहीं था, बल्कि ये एक लाइव साइंस था जो देखने और परखने पर आधारित था। सोचिए, वराहमिहिर जैसे महान खगोलविदों ने ये नोट किया कि बहुत पहले अयनांत की शुरुआत अलग नक्षत्रों से होती थी, लेकिन उन्होंने आंखें बंद करके पुरानी बात नहीं मान ली। उन्होंने अपने समय में जो देखा उसके आधार पर उसे ठीक किया और लिखा नहीं,
अब ये कर्क और मकर राशि से शुरू होता है। ये दिखाता है कि वो अपने ज्ञान को लगातार अपडेट कर रहे थे। कितना वैज्ञानिक नजरिया था, है ना? ये जो चित्र है, ये सूरज के उसी सालाना रास्ते को दिखा रहा है। प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से मकर राशि से सूर्य का उत्तरायण यानी उत्तर की ओर का सफर शुरू होता था और कर्क राशि से दक्षिणायन यानी दक्षिण की ओर का सफर। ये वही 2 पॉइंट है जो साल को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सूरज के इस सफर के टाइमिंग का कोई मतलब था? बिल्कुल था। अगर सूरज अपनी यात्रा सही समय पर शुरू करता, मतलब सही राशि में सही वक्त पर पहुंचता, तो इससे खुशहाली और अच्छी फसल का संकेत माना जाता था। लेकिन अगर सूरज ने अपना रास्ता समय से पहले या बाद में बदला, तो उसे एक अशुभ संकेत माना जाता था, जिसका असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर पड़ सकता था। चलिए, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर इस सारे ज्ञान का इस्तेमाल होता कैसे था? देखते हैं कि कैसे प्राचीन ज्योतिषी सिर्फ नक्षत्रों के हिसाब से सूरज की पोजीशन देखकर मौसम, फसल और यहाँ तक कि राजनीति के बारे में भी अंदाजे लगा लेते थे। ये लोक कहावत एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे ये ज्ञान आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा था। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर रोहिणी नक्षत्र में बारिश हो, मृगशिरा में खूब गर्मी पड़े और फिर आर्द्रा में भी पानी बरसे, तो फसल इतनी अच्छी होगी कि कुत्ते भी चावल खा खाकर ऊब जाएंगे। कृषि के लिए इससे सीधा और सटीक पूर्वानुमान और क्या हो सकता है? हर नक्षत्र में सूरज के जाने का एक खास मतलब होता था। जैसे जब सूरज पुनर्वसु से विशाखा नक्षत्रों के बीच होता, तो मानते थे कि आम लोगों में तो प्यार बढ़ेगा, लेकिन राजाओं में झगड़े होंगे। तो ये भविष्यवाणियां सिर्फ खेतीबाड़ी तक नहीं थीं, बल्कि समाज, सेहत और राजनीति तक जाती थी। अब एक और भी गहरी और रहस्यमयी बात। तामस कीलक पौराणिक कहानियों के हिसाब से ये राहु के 33 बेटे हैं, लेकिन असल में ये सूरज की सतह पर दिखने वाले कोई धब्बे या निशान होते थे, खासकर ग्रहण के दौरान। इन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता था। इन तामस कीलों का मतलब समझने के लिए रंगों का एक पूरा सिस्टम था। हर रंग को समाज के खास वर्ग से जोड़ा गया था। जैसे अगर सूरज पर सफेद निशान दिखे तो इसका असर ब्राह्मणों पर होगा, अगर लाल दिखे तो क्षत्रिय यानी राजा और सैनिक वर्ग पर होगा, और इसी तरह बाकी वर्गों के लिए भी। और इसकी भविष्यवाणी में एक और लेयर थी, वो थी दिशा की। ये निशान सूरज की सतह पर किस दिशा में दिख रहा है, ये भी बहुत मायने रखता था। अगर कोई धब्बा सूरज के पूर्वी हिस्से पर है, तो इसका असर भी दुनिया के पूर्वी देशों पर ही पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमें आज एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। आज जब हमारे पास सैटेलाइट हैं, स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, तो क्या सूरज को देखने की इस पुरानी कला से हम कुछ सीख सकते हैं? शायद ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति और ब्रह्मांड से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। एक ऐसा कनेक्शन जिसे आज हम शायद कहीं पीछे छोड़ आए हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।